सो हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और बहुत ज्यादा डिमांड पे थी कि मैम रोमांटिक पीरियड को पढ़ा दें क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, व्हाट्सवर्थ, कीट्स, सैली, इनको कैसे मिस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट राइटर है इस पीरियड के, तो इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम सिलेबस को नहीं छोड़ेंगे, तो हम सिलेबस से रिलेटेड ही वर्क्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रोमांटिक पीरियड क्या होता है उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, तो पहले ही वीडियो देख के स्किप नहीं कर देना है। ये आपको 10 से 15 क्वेश्चन इस पीरियड से मिलेंगे, क्योंकि जब पॉपुलर लिटरेचर वगैरह से पूछा जा सकता है कि ये पीरियड क्या है, इससे रिलेटेड क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रोमांटिक पीरियड से क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते, ये आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आना चाहिए। तो आपको मॉडर्निज्म के बारे में पता होना चाहिए, पोस्ट मॉडर्निज्म, रोमांटिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, देन हम उसके बाद सिलेबस वाले टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव बिगन इन। कब, मतलब जनरली जो एक यूनिवर्सल डेट मानी गई है, रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है 1660, 1789, 1798, 1832। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बेलाड। लिरिकल बेलाड, ये इसके को ऑथर्स कौन थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। The publication of which work is often seen as the beginning of the romantic age। romantic age की beginning किस work से मानी जाती है, किस work के publication से? Paradise Lost, The Rape of the Lock, Lyrical Ballad या फिर The Prelude। सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, Lyrical Ballad। और The Prelude जो है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है कि किसका, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वर्ड्सवर्थ का, जो कि इनका मैग्नम ऑपस वर्क बोला जाता है। मैग्नम ऑपस वर्क है ये। और ये इनकी डेथ के बाद इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने इसको प्रिंट करवाया था। ओके, हु को ऑथर्ड लिरिकल बेलाड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बेलाड लिखा था, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, पीबी शैली या फिर एस.टी. कॉलेरिज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सैमुअल टेलर कॉलेरिज। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनकी 4 पोएम्स हैं, आपका ये काम है कि आप इन चारों पोएम्स का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट करेंगे तब आप अच्छे से सीख पाएंगे। Which poet is often called the high priest of nature। जो प्रकृति का उच्चतम पुजारी जिसको बोलते हैं वो कौन है, तो जॉन केट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन या फिर रॉबर्ट साउदी। सही आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये पोएट लॉरियट कब बने थे, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। A thing of beauty is a joy forever is the opening line of। ये किस पोएम की ओपनिंग लाइन है, ओड ऑन अ ग्रेसियन, इंडिमियन या फिर ओड टू अ नाइटिंगेल या फिर हाइपेरियन। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एंडीमियन। एंडीमियन इज अ पोएम बाय जॉन कीट्स, इस चीज को ध्यान। ओके, और इस लाइन को भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बार बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, विच रोमांटिक पोएट वाज नोन एज मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो। ये जो पूरा ये टाइटल है ये किसके लिए है, कीट्स के लिए, बायरन के लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए या फिर ब्लेक के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बायरन के लिए है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द पोएम कुबला खान वाज रिटन बाय। कुबला खान को किसने लिखा है, शैली, कॉलेरिज, बायरन या फिर वर्ड्सवर्थ ने। सही आंसर क्या होगा, तो कॉलेरिज। ये उनकी ड्रीम विजन वाली पोएम है, कौन सी, ड्रीम विजन। एक ड्रीम इन्होंने देखा था, उसी से इंस्पायर होके इन्होंने ये वर्क लिखा है। Who among the following is considered a precursor of romanticism? रोमांटिज्म का प्रीकर्सर कौन है, रोमांटिज्म मतलब स्टार्टिंग होने से पहले, मतलब इन्होंने रोमांटिक तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया था। जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप या फिर थॉमस ग्रे या सैमुअल जॉनसन। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्री रिटर्न चर्चयार्ड वाले जो इनका एलेजी है वो एक तरीके से नेचर पे बेस्ड है, तो इस वजह से थॉमस ग्रे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच वर्क बाय विलियम ब्लेक कंटेन्स द फेमस पोएम द टाइगर। द टाइगर पोएम है ये किस कलेक्शन में है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, जेरूसलम या फिर मिल्टन। सही आंसर क्या
तो टाइगर पोएम जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में, और ये जो कलेक्शन था ये आया था 1794 में। 1794 में, इस चीज को ध्यान रखना। टीबी सैलीज एलिजी एडोनिस वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पे एडोनिस इन्होंने लिखा था एलिजी? वर्ड्सवर्थ की डेथ पे, कीट्स की, बायरन की, फिर या फिर कॉलेरिज की? तो इन्होंने कीट्स की डेथ पे ये एलिजी लिखी थी। Which of these is not a romantic poet? इनमें से कौन है जो रोमांटिक पोएट नहीं है? जॉन कीट्स, एस टी कॉलेरिज, लॉर्ड बायरन या फिर टी एस इलियट? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी एस इलियट यहाँ पे रोमांटिक पोएट नहीं है। The phrase willing suspension of disbelief, the phrase willing suspension of disbelief is associated with, ये किसके साथ एसोसिएट है? वर्ड्सवर्थ के साथ, कॉलेरिज के साथ, या फिर शैली या बायरन? सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉलेरिज। कॉलेरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसमें इन्होंने इस टर्म का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु रोट चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ये किसने लिखा है? शैली ने, बायरन ने, कीट्स ने या फिर ब्लेक ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? बायरन हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और ये इन्होंने लिखा था और डेडिकेटेड किया है ये लैथी को, लैथी को इन्होंने डेडिकेट किया है। और ये यूथ ट्रैवल वगैरह पे बेस्ड पोएम है। तो देखिएगा आप, इफ विंटर कम्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड अ कर्सिन, ये किस पोएम में है? ओ टू द वेस्ट विंड, द प्रिल्यूड, हाइपेरियन या फिर टिंटन एबे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ओ टू द वेस्ट विंड, या हमारा पीवी शैली का वर्क है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। which romantic poet was also deeply involved in politics, revolutionary ideas? सही आंसर क्या हो जाएगा? कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ या शैली? शैली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इनको एक्सपेल भी किया गया था। अब आप बताइएगा इनको एक्सपेल क्यों किया गया था और किस यूनिवर्सिटी से किया गया था? द रोमांटिक पीरियड एंडेड रफली अराउंड द ईयर, किस ईयर में ये एंड हुआ था रोमांटिक पीरियड? 1798, 1832, 1850 या फिर 1660? सही आंसर क्या हो जाए? 1832, और अगर 1837 भी मिलेगा तो हम इस ये भी हमारा सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। तो बाकी ये ज्यादा ईयर से क्वेश्चन हम नहीं पूछे जाते हैं, डेप्थ में आपको उस बारे में, उसके कॉन्टेक्स्ट बारे में डीप में पता हो, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल वाज रिटन बाय, ओड टू अ नाइटिंगेल जो है ये किसने लिखा? वर्ड्सवर्थ ने, शैली ने, बायरन ने या कीट्स ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कीट्स ने। इनके ग्रेट ओट्स जो आए थे 1819 में आए थे। आपको उन सारे एड्स जो इनके ओट्स हैं उनके बारे में आपको उनके नाम लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। जो जो मैं काम दे रही हूँ आपको करना पड़ेगा। द रोमांटिक पोएट्स एम्फसाइज्ड, इनका किस पे इनका एम्फसाइज ज्यादा था रोमांटिक पोएट्स का? रेशनैलिटी एंड लॉजिक, नेचर एंड इमेजिनेशन, कोर्टली मैनर्स या फिर पॉलिटिकल सटायर? सही आंसर क्या हो जाएगा? नेचर एंड इमेजिनेशन। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड्सवर्थ फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री इज, इनकी पोएट्री की फेमस डेफिनेशन क्या है? द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट और द spontaneous overflow of powerful feelings, a mirror held up to nature, a criticism of life? सही आंसर बी हो जाएगा। और ये इन्होंने जो लिरिकल बेलाड का जो एक वो है प्रोलॉग, उसमें इन्होंने बताया है। अब देखिए, अब हम अपने सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। द लैम्प अपीयर्स इन विच कलेक्शन ऑफ विलियम ब्लेक, जो लैम्प पोएम है ये किस कलेक्शन में है? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस या फिर पोएटिकल स्केचेस या जेरूसलम? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये 1798 में आया था, 1798। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकेंड, 1789, हाँ वो इधर उधर थोड़ा जंबल हो गया था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 में आया था, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो था वो 1794 में। इधर लिख देती हूँ, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, ये आया था हमारा 1794 में, 1794 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिटिल लैम्प हु मेड दी, यानी कि जो ये कह रहे हैं तुम लिटिल लैम्प, यानी छोटा सा मेमना है, उसको कह रहा है तुमको किसने बनाया है? इज अ लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है? द टाइगर से, द लैम्प से, द
चिमनी स्वीपर से या फिर लंदन से? सही आंसर क्या हो जाएगा? द लैम्प से। और लैम्प को किससे कंपेयर किया गया? जीसस क्रिस्ट से, क्योंकि वो उनका पिक्चर आपने देखा होगा कि वो साथ में अपना लैम्प, एक मेमना पकड़े हुए हैं, बच्चा बकरी का, तो इस वजह से उनको कंपेयर किया गया उससे। द लैम्प सिंबलाइज, लैम्प को कैसे सिंबलाइज किया गया? इंडस्ट्रियल पावर से, चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड क्रिस्ट, या फिर ह्यूमन ग्रीड या नेचर क्रूरटी? सही आंसर बी हो जाएगा, चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड क्रिस्ट। द टाइगर इज इंक्लूडेड इन, जो टाइगर पोएम है ये किस कलेक्शन में है? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ लिबर्टी, या फिर पोएटिकल स्केचेस? सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये इंक्लूडेड है द टाइगर पोएम। Which poetic device is most prominent in the line tiger tiger burning bright? tiger tiger burning bright, आपको देख के क्या लगता है? अलिटरेशन, हाइपरबोल, या फिर आयरनी, या मेटाफर? सही आंसर क्या हो जाएगा? अलिटरेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन हुआ है टी का 2 बार, उसके बाद बी का 2 बार रेपिटेशन हुआ है, तो अलिटरेशन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। Did he who made the lamp make the, is a question asked in, ये जो क्वेश्चन है किसमें पूछा गया है? Did he who made the lamp poem, बेसिकली lamp poem से लाइन है, तो lamp poem आपको पता है किसमें है? lamp मतलब छोटा सा बच्चा, तो इनोसेंस ही होगा, तो द चिमनी स्वीपर इनोसेंस वाले कलेक्शन में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। Which poem present God as creator of both innocence and फेरोसिटी? फेरोसिटी मतलब हिंसा और जो भयावह है, तो इन्होंने ये दिखाया कि इनोसेंस, मासूमियत और हिंसा एक साथ किसमें दिखाया है? द चिमनी स्वीपर, द लैम्प, द टाइगर, या फिर लंदन? सही आंसर क्या हो जाएगा? द टाइगर। द चिमनी स्वीपर इन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस प्रेजेंट द चाइल्ड एज, इसमें चाइल्ड को कैसे प्रेजेंट किया गया? बिटर एंड रिबेलियस, या फिर एक्सेप्टिंग सफरिंग विद होप इन गॉड, अ सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियल, और या फ्री सोल, अ फ्री सोल? सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्टिंग सफरिंग विद होप इन गॉड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए चिमनी स्वीपर जो है ये दोनों कलेक्शन में है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में भी है और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में भी है। तो एक्सपीरियंस में क्या है? बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और जो इनोसेंस में है, इनोसेंस में यह है कि बच्चे को उसके माँ बाप ने काम करने के लिए भेज दिया है, और उनको लगता है ये अच्छा काम, अच्छी ड्यूटी है, और खुद प्रे कर रहे हैं गॉड की, और वो क्योंकि वो बच्चा गाना वगैरह गा रहा है, तो उनको लग रहा है वो खुश है, तो ये चीज है, तो वही चीज है, इसमें आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए। एंड बाई केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की अकर्स इन, ये जो लाइन है ये किसमें आई है? एंड बाई केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, चिमनी स्वीपर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। ओके, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ये बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक विजन होता है उस बच्चे को, और वहां पे उसको एक एंजल दिखाई देती है, वो वाला सीन वहां पे होता है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस हो जाएगा। और जो यहाँ पे है, द चिमनी पेपर इन द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस प्रेजेंट द चाइल्ड एज, तो चाइल्ड की एक्सेप्टिंग सफरिंग, उन्हें सफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन गॉड की होप में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट ये वाला था, तो डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट देखिएगा। द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस द चिमनी स्वीपर इज स्पॉटेड, अब एक्सपीरियंस वाले पे आएंगे, अभी तो हम इनोसेंस वाले की बात कर रहे थे, अब एक्सपीरियंस है। तो होपफुल एंड इनोसेंट, जॉयफुल एंड इमेजिनेटिव, बिटर, अक्यूजिंग पेरेंट्स एंड चर्च, या फिर फ्री फ्रॉम सोशल इविल? सही आंसर क्या हो जाएगा? बिटर, एक्यूजिंग पेरेंट्स एंड चर्च। तो यहाँ पे ही वो चीज होता है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में बड़ा लड़का है और उसको चिमनी में काम करने के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि वो गाना गा रहा है, तो लोगों को, उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो खुश है, बट वो एक्चुअली में खुश नहीं है, और वो सोच रहा है कि उसके पेरेंट्स ये सब देख के खुश हैं और जाके प्रे कर रहे हैं, तो वो उनको मतलब बुरा भला कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी इज फ्रॉम, वही चीज है, मतलब उसी पोएम से है। दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, उनको लगता है कि उन्होंने मुझे कोई भी इंजरी नहीं दी है, कोई भी घाव नहीं दिया है, दुख नहीं दिया है। तो ये जो लाइंस है, द लैम्प, द चिमनी स्वीपर इन अ सेंस, या फिर द चिमनी स्वीपर एक्सपीरियंस, तो यहीं से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द चिमनी स्वीपर एक्सपीरियंस है।
Blake's introduction to Song of Experience begin with the speaker addressing. यहाँ पे जो Songs of Experience जो है, तो इसमें जो है ब्लेक किसको एड्रेस कर रहे हैं? द चाइल्ड को, द अर्थ को, द लैम्प को, या फिर द टाइगर को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द अर्थ को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन इंट्रोडक्शन टू सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ओ अर्थ रिटर्न्स एक्सप्रेसेस, इसमें क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये जो लाइन? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है। ए कॉल फॉर रिन्यूअल एंड अवेयरनेस, प्रेज ऑफ गॉड, इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, सेलिब्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। द कंट्रास्टिंग थीम ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, दोनों की कंट्रास्टिंग एक दूसरे से विपरीत थीम क्या है? वेल्दी वर्सेस पुअर्टी, चाइल्डहुड वर्सेस अडल्टहुड, इनोसेंस वर्सेस करप्शन, या फिर नेचर वर्सेस साइंस? तो इनोसेंस वर्सेस करप्शन। तो इनोसेंस और करप्शन कैसे है? तो करप्शन में देखिए उसके उसके माँ बाप जो थे, ये एक्सपीरियंस में थीम है, तो उसके माँ बाप जो है वो मतलब अपने बच्चे को भेज देते हैं काम करने के लिए, और खुद वो क्या करते हैं? भगवान को अपनी वेल विशिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये चीज है, यानी कि वो जो भगवान का भेजा हुआ बच्चा है, उसको नहीं खुश रखने के बजाय अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, उनको खुशमिजाजी में लगे हुए हैं। तो ये करप्शन की थीम है। इनोसेंस की ये है कि बच्चे वो काम कर रहे हैं चिमनी स्वीपर में, और वो गॉड की होप में है। तो ये अलग चीज है दोनों। बट लाइन एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी अकर्स इन, ये जो लाइन है कहाँ पे है? द लैम्ब में, द टाइगर में, द चिमनी स्वीपर एक्सपीरियंस में, द चिमनी स्वीपर इनोसेंस में। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वही बड़ा सा लड़का है जिसको चिमनी स्वीपर में काम करने के लिए भेजा है उनके माँ बाप ने, तो द चिमनी स्वीपर एक्सपीरियंस में। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, द ब्लैक थिंग अमंग द स्नो इन द चिमनी स्वीपर एक्सपीरियंस रेफर्स टू, ये किसको रेफर्स करे? फायर, अ चिमनी, द चाइल्ड स्वीपर, या फिर द टाइगर? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, ये चिमनी को, ये जो उस पे काला धुआं होता है चिमनी को। ठीक है। Which poem reflects Blake's criticism of organized religion of exploiting innocence? तो ब्लेक का क्रिटिसिज्म किस पे है? तो जिसमें इन्होंने किया है क्रिटिसिज्म ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन पे, यानी कि रिलीजन को ज्यादा जो लोग बढ़ावा देते हैं, उस पे इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। किस पोएम में? द लैम्ब में, द टाइगर में, द चिमनी स्वीपर एक्सपीरियंस में, द इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस? सही आंसर क्या हो जाएगा? द चिमनी स्वीपर एक्सपीरियंस में। Blake's style in Songs of Innocence and Experience is marked by simplicity of language with deep symbolism, complex metaphors, only classical heroic couplets, satirical prose. सही आंसर क्या हो जाएगा? Simplicity of language and deep symbolism. The sublime of Songs of Innocence and of Experience is showing the joy of childhood, showing the subtitle, sorry, this is the subtitle of Songs of Innocence and of Experiences. तो subtitle क्या है? Sharing the two contrary uh, contrary states of human soul, poems of nature and spirit, the words seen through a child's eye. सही आंसर क्या हो जाएगा? तो sharing the two contrary states of human soul, यानी कि innocence और experience, इन दोनों को एक साथ दिखाया है। तो ये कंट्रेरी थीम्स हो गई, तो इनको दिखाया है, ये सबटाइटल है, शेयरिंग द टू कंट्रेरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। अब रॉबर्ट बर्न्स का अबार्ट्स एपिटाफ एंड स्कॉट, वाह पे से क्वेश्चन देखिए। रॉबर्ट बर्न्स इज ऑफन कॉल्ड द, ये क्या बोले जाते हैं? बार्ड ऑफ एवन, बार्ड ऑफ आयरशायर, या फिर बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड, या नेशनल पोएट ऑफ आयरलैंड? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट बर्न का जो जन्म हुआ था वो आयरशायर में हुआ था, बट जनरली इनको बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड या नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड ही बोला जाता है। तो बार्ड ऑफ एवन आपको पता ही है, शेक्सपियर को बोला जाता है, और जो यहाँ पे नेशनल पोएट ऑफ आयरलैंड, ये डब्ल्यू.बी. ईस्ट को बोला जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। यंग मैन टू अवॉइड प्लेजर, यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, which tone best describes a bard's epitaph? A bard's epitaph की टोन क्या है? सैटारिकल, डिडैक्टिक एंड मॉरल, रोमांटिक एंड पैशनेट, या फिर पॉलिटिकल? सही आंसर क्या हो जाएगा? डिडैक्टिक एंड मॉरल। डिडैक्टिक मीन्स वो बात कर रहे हैं,
इन अ बार्ड्स एपिटफ बर्न्स रिफ्लेक्ट्स ऑन, किस चीज पे रिफ्लेक्शन है बर्न का? तो his on mortality, industrial progress, Scottish king, love and beauty. तो वो अपनी डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, his on mortality. Scots वाहे is presented as a speech of, किसकी स्पीच है इसमें? वाहे में रॉबर्ट बर्न्स, विलियम वेलेस की, रॉबर्ट द ब्रूस की, या फिर स्कॉटिश सोल्जर? सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट दी ब्रूस। इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया स्कॉटलैंड के फ्रीडम में, जब वो इंग्लैंड के साथ बैटल हो रहा था उसमें। स्कॉट वाहे वाज रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है? स्कॉटिश फ्रीडम अगेंस्ट इंग्लैंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैकोबाइट स्ट्रगल, या फिर इंग्लिश सिविल वॉर? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉटिश फ्रीडम अगेंस्ट इंग्लैंड। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द पोएम स्कॉट्स वाहे वाज ओरिजिनली सेट टू, ओरिजिनली सेटिंग कहाँ है? द ट्यून ऑफ हे तुती टैटी, हाफ कंपोजिशन, एन इंग्लिश बैलाड, अ चर्च हिम? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द ट्यून ऑफ हे तुती टैटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्कॉट्स वाहे इज ऑफन कंसिडर्ड लव लिरिक, अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, अ मोरल फेवर, अ रिलीजियस हिम? सही आंसर हो जाएगा एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है स्कॉटलैंड का ये, तो सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द स्पीकर इन स्कॉट्स वाहे अपील्स टू स्कॉट्स टू, जो स्पीकर है वाहे में, वह स्कॉट्स वाहे में जो स्पीकर है वो क्या अपील कर रहा है जो स्कॉट्स के वॉरियर्स हैं उनसे? स्टडी हार्ड, फाइट्स अगेंस्ट ऑपरेशन, और वर्शिप गॉड, सेलिब्रेट नेचर? सही आंसर क्या है? फाइट्स अगेंस्ट ऑपरेशन, यानी आपके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जो प्रताड़नाएं हो रही है, उनके खिलाफ बोलने का। द इंडस्ट्रियल फिगर हु फॉट एट द बैटल ऑफ बैनोकबर्न 1314 इंस्पायरिंग स्कॉट्स वाहे वॉज, यानी कि एक हिस्टोरिकल फिगर है जिन्होंने मतलब इस बैटल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। बैटल ऑफ बैनोकबर्न जो कि 1314 में हुआ था, 1314 में हुआ था, जिसपे ये पोएम स्कॉट्स वाहे बेस्ड है। तो वो कौन थे? रॉबर्ट द ब्रूस, विलियम वेलेस, या फिर एडवर्ड सेकेंड, या मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स? सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वेलेस। ये एक बहुत बड़े योद्धा थे, वॉरियर थे, जिन्होंने काफी अच्छे से लड़ाई किया था जब ये बैटल हो रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट। द टोन ऑफ स्कॉट्स वाहे इज, वह स्कॉट्स वाहे की टोन क्या है? पैट्रियोटिक, सोलेम एंड मार्शियल, मेलंकलिक, फिलोसॉफिकल? सही आंसर क्या हो जाएगा? पैट्रियोटिक। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन अ बार्ड्स एपिटाफ व्हाट डज द सिंपल हार्ड सिंबलाइज? सिंपल हार्ड क्या सिंबलाइज कर रहा है? नेशनल प्राइड, हम्बल पोएट र्यून्ड बाय फॉली, अ वाइज फिलोसोफर, अ स्कॉटिश किंग? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, हम्बल पोएट र्यून्ड बाय फॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ बर्न्स वर्क्स बिकेम स्कॉटलैंड्स अनऑफिशियल नेशनल एंथम? कौन सा बर्न का वर्क है जो स्कॉटलैंड का अनऑफिशियल नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है? तो वो है ओल्ड लैंग सैंग, या फिर स्कॉट्स वाहे, या फिर बर्ड्स एपिटफ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आएगा? तो वो स्कॉट्स वाहे यहाँ पे स्कॉटलैंड का अनऑफिशियल नेशनल एंथम है। In a bard's epitaph, the deep dead poet wants youth against, जो dead poet है वो यूथ को किसके अगेंस्ट वॉर्न कर रहा है? लस्ट एंड वैनिटी, हेरोइक करेज, लव ऑफ कंट्री, या फिर रिलीजियस डाउट? सही आंसर हो जाएगा लस्ट एंड वैनिटी। द फ्रेज स्कॉट्स वाहे बी वेलेस ब्लेड refers to, वेलेस ब्लेड कौन है? स्कॉट्स फाइटिंग alongside विलियम वेलेस, Scots fighting against Robert Bruce, Scots dancing at a festival, Scots serving the English? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? Scots fighting alongside, मतलब इनके साथ मिलके फाइट कर रहे थे इंग्लैंड के साथ, तो विलियम वेलेस के साथ। Which genre does Scots वाहे fit best? कौन सा जॉनरा है? ओल्ड लिरिक, पैट्रियोटिक सॉन्ग, पॉलिटिकल ओड, या फिर एलेजी? सही आंसर क्या हो जाएगा? पैट्रियोटिक सॉन्ग, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बर्न्स रोट ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इस पीरियड में इन्होंने लिखा रोमांटिक एज में,
ऑगस्टन एज में, विक्टोरियन में या फिर मॉडर्न एज में? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रोमांटिक एज। और साथ ही साथ अगर आगे आपको न्यू क्लासिकल एज भी मिल जाए, न्यू क्लासिकल एज, तो यहाँ पर भी इन्होंने लिखा था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टिंटन एबे वॉज कंपोज्ड इन, कब लिखी गई थी टिंटन एबे? 1798, 1805, 1807, 1790? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1798। टिंटन एबे जो है 1798 में ये पब्लिश हुई थी और कंपोज भी हुई थी 13 जुलाई, 13 जुलाई में। और जब ये अपनी बहन डोरथी वर्ड्सवर्थ के साथ जब इन्होंने रिविजिट किया था वह वैली, जो कि वेल्स में है, वहां पे तब इन्होंने ये पोएम वहीं से इंस्पायर होके लिखा था। नेक्स्ट देखिएगा, टिंटन एबे वाज पब्लिश्ड इन, टिंटन एबे जो है वाज पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलाड में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1805, द एक्सकर्शन 1814, प्रील्यूड 1815, 1850। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ईयर्स मिल जाएंगे, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। लिरिकल बैलाड जो है 1798 में ये इसी कलेक्शन में जो पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलाड में टिंटन एबे। देखिएगा, इन टिंडो नेवे वॉज वो रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज विजिट आफ्टर, कितने साल बाद वो फिर से गए थे? 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स? सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल बाद वो वापस गए थे उसी जगह पे जहां से उनकी बचपन की यूथ की यादें जुड़ी हुई थी। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो फर्स्ट टाइम जब गए थे तब ये कितने साल के थे? द फुल टाइटल ऑफ टिंटन एबे इंक्लूड्स, टिंटन एबे का फुल टाइटल क्या है? A few miles about Tinton, above Tinton Abbey, lines compose a few miles above Tinton Abbey, on revisiting Tinton Abbey, elegiac lines at Tinton Abbey। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, lines compose a few miles above Tinton Abbey। Cook accompanied Wordsworth on his visit described in Tinton Abbey। कौन टिंटन एबे जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे तो कौन उनके साथ विजिट करने के लिए गया था? कॉलेरिज, डोरथी, मैरी हटचिंसन या फिर बायरन? सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डोरथी जो है इनकी सिस्टर जो है ये इनके साथ थी। यहाँ पे बहुत सारे पोएम्स में इनका जिक्र देखेंगे। तो सेंट्रल थीम ऑफ टिंटन एबे, टिंटन एबे की सेंट्रल थीम क्या है? पावर ऑफ नेचर एंड मेमोरी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ टिंटन एबे, टिंटन एबे की टोन कौन डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये रिफ्लेक्टिव एंड मेडिटेटिव टोन में लिखी गई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड्सवर्थ स्पीक्स ऑफ अ सेंस ऑफ सबलाइम समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पर है? टिंटन एबे में, और टू ड्यूटी, और ऑन इमोर्टैलिटी, प्रील्यूड? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है टिंटन एबे में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी? 1798, 1802, 1807, 1814? सही आंसर हो जाएगा 1802। नेक्स्ट देखिएगा, द ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी इज मेनली अबाउट, किस बारे में है ये ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी? पॉलिटिकल फ्रीडम, चाइल्डहुड एंड लॉस ऑफ रीजन ऑफ द डिवाइन, नेचर्स क्रूल्टी या फिर रोमांटिक लव? सही आंसर क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड एंड लॉस ऑफ रीजन ऑफ द डिवाइन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इज एन आइडिया एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ इस एसोसिएट है? तो ये एसोसिएट है वर्ड्सवर्थ के साथ। इनका एक पोएम है माई हार्ट लीव्स अप, ऐसे कुछ है इनका ये पोएम, इसमें ये लाइन इंक्लूडेड है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इन द ओड चाइल्डहुड इज, ये जो इनकी ओड है इंटीमेशन ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी जो ओड है इसमें चाइल्डहुड क्या है ये पूछा गया इनके अकॉर्डिंग। अ बर्डन ऑफ लाइफ, अ स्टेज क्लोजेस्ट टू हेवन एंड इटर्निटी, अ टाइम ऑफ फॉली, अ प्रिपरेशन फॉर वॉर? तो सही आंसर हो जाएगा स्टेज क्लोजेस्ट टू हेवन एंड इटर्निटी। द सेंट्रल लॉस एक्सप्रेस्ड इन ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी इट, ओड में जो ये ओड है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, इसमें कौन सा सेंट्रल लॉस हुआ है पोएट का जो कि उन्होंने एक्सप्रेस किया है? द फैडिंग ऑफ यूथफुल जॉय एंड डिवाइन विजन, द डिक्लाइन ऑफ नेचर, डेथ ऑफ हिज सिस्टर, द डिफीट ऑफ लिबर्टी? तो यहाँ पे इन्होंने जो उनका यूथफुल इनोसेंस है वो जो चला गया, वो जॉय जो चला गया है, वो डिवाइन विजन जो उनके पास था जो चला गया है, उसके लॉस के बारे में इन्होंने बात किया है।
नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम। ये जो लाइन है ये कहाँ पर इंक्लूडेड है? टिंटो नेवे में, ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, द प्रिल्यूड, या फिर ओड टू ड्यूटी। सही आंसर हो जाएगा सी, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम कलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड फुल टाइटल है, कलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच पोएम इज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ग्रेट ओड। कौन सा पोएम है जो ग्रेट ओड के नाम से जाना जाता है वर्ड्सवर्थ का? टिंटन एबे, ओड टू ड्यूटी, ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड ऑन द वेस्ट विंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। नेक्स्ट देखिएगा, इन टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ डिस्टिंग्विशेस बिटवीन। मतलब इसमें किन दो चीजों के बीच में है यहाँ पे वो जो वर्ड्सवर्थ है भूल रहे हैं दो चीजों के बीच में, कभी वो पास में जाते हैं कभी प्रेजेंट में जाते हैं इस तरीके से। तो इन टिंटन एवे में क्या है? बॉय एंड बॉडी एंड सोल के बीच में चाइल्डहुड प्लेजर एंड मेच्योर मेडिटेशन, या फिर पॉलिटिक्स एंड पुअर्टी, आर्ट एंड साइंस। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा तो बी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, चाइल्डहुड प्लेजर एंड मेच्योर मेडिटेशन। क्योंकि वो जब आए थे तो वो काफी यंग थे, काफी इनोसेंट थे, और अब जब वो आए हैं तो काफी मेच्योर होके आए हैं, तो उन्हीं दो चीजों के बीच में वो यहाँ पे डिस्टिंग्यूज्ड है। द फॉर्म ऑफ टिंटन एवे, टिंटन एवे की फॉर्म क्या है? ये अक्सर ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा रहे हैं कि फॉर्म क्या है, मीटर क्या है इस स्पेसिफिक पोएम का। तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उस पोएम का बस याद रखिएगा जो आपके सिलेबस में मेंशन है। द फॉर्म ऑफ टिंटन एवे क्या फॉर्म है? तो ये ब्लैंक पोस्ट में लिखी गई है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द फॉर्म ऑफ ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। तो इसकी क्या फॉर्म है? तो किस फॉर्म में लिखी गई है? सोनेट है, और ब्लैंक पोस्ट है, इरेगुलर पेंडारिक कोड, या फिर बेलाड है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एक इरेगुलर पेंडारिक कोड है। नेक्स्ट, अब हम कुबला खान से रिलेटेड, कुबला खान एंड डिजेक्शन एंड ओड जो कि सैमुअल टेलर कॉलेरिज का है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। कुबला खान वाज कंपोज्ड इन, कुबला खान को कब कंपोज किया गया था? तो पूछा गया है कुबला खान कब लिखी गई थी? तो 1798, 1797, 1802 या 1810। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1797 में इसको कंपोज किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुबला खान वाज फर्स्ट पब्लिश, कब पहली बार पब्लिश हुई थी? 1798, 1800, 1816 या 1820। सही आंसर हो जाएगा 1816 में पहली बार पब्लिश हुई थी कुबला खान। नेक्स्ट देखिएगा, कॉलेरिज क्लेम्ड कुबला खान वाज इंस्पायर्ड बाय, क्या क्लेम किया है? कुबला खान किससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा है? A dream after reading about Kublai Khan, a real visit to Mongolia, a talk with Wordsworth, a Greek myth। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, a dream after reading about Kublai Khan। Coleridge said Kubla Khan remained a fragment because, यहाँ पे इनका अधूरा रह गया, मतलब ये कुबला खान जो वर्क है इनका अधूरा रह गया। क्यों? ये बताया है, he abandoned it unintentionally, या फिर he was interrupted by a person from Porlock, he lost the manuscript, he forgot the rest। यानी कि वो अपने खुद से ही उन्होंने छोड़ दिया था, या फिर उनको किसी ने इंटरप्ट किया था जिसका नाम था पर्सन फ्रॉम प्लॉक, या फिर उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो लिखा था वो खो दिया था, या फिर वो बाकी का जो सपना था वो भूल गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, he was interrupted by person from Porlock। The opening line of Kubla Khan begins with, किससे स्टार्ट होती है ओपनिंग लाइन? इन ज़ांडू डिड कुबला खान, ओ विल्ड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, या फिर टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, और मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। तो ये तो लंदन 1802 की है, तो बता दूं ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है जिसमें इन्होंने मिल्टन को अप्रिशिएट किया। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर कुबला खान की जो ओपनिंग लाइन है तो वो है इन जनाडू डिड कुबला खान, ये ओपनिंग लाइन है। नेक्स्ट देखिएगा, द पोएम कुबला खान बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? एलेगोरिकल, एपिक है, रोमांटिक, फ्रैगमेंट, ड्रीम विजन। तो बी ऑप्शन ही हमको मिल गया, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
विच नेचुरल इमेज डोमिनेट्स कुबला खान, कौन सी नेचुरल इमेज है जो कुबला खान में डोमिनेट कर रही, नेचुरल है वो, ड्रीम में, वो कोई बनावटी नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। द सी वेव्स, द सैक्रेड रिवर आल्स, या फिर माउंटेन ऑफ स्कॉटलैंड, अ वैली ऑफ रोज। सही आंसर हो जाएगा बी, द सैक्रेड रिवर आल्स। द फ्रेज सनी प्लेज अ डॉम विद केव ऑफ आइस सोस, देखिए सनी प्लेज अ डॉम विद केव ऑफ आइस, यानी कि यहाँ पे गर्मी और सर्दी का विपरीत करके दिखाया गया है, तो ये क्या शो करती है, कंट्रास्ट एंड पैराडॉक्स। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिजेक्शन एंड ओड वाज रिटन इन, डिजेक्शन एंड ओड जो है ये कब लिखी गई थी। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो हमारा सी ऑप्शन है 1802, ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई थी कि जो मैंने बताया है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी जो है, ये जो है इन्होंने कंपोज जो लिखा था वो किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1804 में, लेकिन ये जो पब्लिश हुई थी वो जो मैंने बताया है कि 1802 वो रॉन्ग होगा, 1807 यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसमें इन्होंने ये कंपोज किया था इस पोम को। तो इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज को पब्लिश करवाया था 1807 में, और लिख के कंप्लीट कब कर लिया था, तो 1804 में। स्पीक, डोंट बी कंफ्यूज। और लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखने के बाद ही वीडियो पे कमेंट कर देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैंने कहीं अगर कुछ गलत बताया है तो उसको क्लैरिफाई जरूर किया है। तो ओड इंटीमेशन एंड इमोर्टैलिटी 1804 में लिख के खत्म कर लिया था, पब्लिश कब हुआ था, 1807 में। और रिजेक्शन एंड ओड वाज रिटन इन 1802, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, डिजेक्शन एंड ओड वाज ओरिजिनली रिटन एज अ लेटर टू, मतलब ओरिजिनली जो उन्होंने लिखा था एक लेटर की तरह लिखा था, किसके लिए, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, सारा हटचिंसन के लिए, या फिर लॉर्ड बायरन के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सारा हटचिंसन के लिए। सारा हटचिंसन के लिए क्यों, क्योंकि ये इनके साथ डीपली इन लव थे, कॉलेरिज जो थे डीपली इन लव थे। और कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज के बीच में दरार भी पड़ गई थी फ्रेंडशिप में, तो हो सकता है ये रीजन हो, मे बी, मैं कोई ऑथेंटिक नहीं बता रही हूँ, बट होता है ये एक रीजन बहुत बड़ा। तो ये सारा हटचिंसन के प्यार में पड़ गए थे, जो कि फियांसे थी किसकी, वर्ड्सवर्थ की। द मेजर थीम ऑफ डिजेक्शन एंड ओड इज, कौन सी थीम है इसमें, डिजेक्शन एंड ओड में, द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड लॉस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव जॉय, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, पैट्रियोटिज्म, या फिर चाइल्डहुड मेमोरीज। सही आंसर क्या हो जाएगा, डिजेक्शन एंड ओड में वो काफी ज्यादा मतलब अपने आप को डाउन फील कर रहे थे, तब उन्होंने लिखा था कॉलेरिज ने। तो द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड लॉस ऑफ क्रिएटिव जॉय। The poem Dejection and Ode was partly influenced by Coleridge. कॉलेरिज के किस लाइफ के वजह से ये पोएम इंस्पायर इन्फ्लुएंस है या इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा है। पुअर हेल्थ एंड अनहैप्पी मैरिज, विजिट टू लेक डिस्ट्रिक्ट, रीडिंग टू मिल्टन, मीटिंग विद बायरन। सही आंसर क्या हो जाएगा, पुअर हेल्थ एंड अनहैप्पी मैरिज। नेक्स्ट देखिएगा, विच लाइन एक्सप्रेसेस कॉलेरिज लॉस ऑफ इनर जॉय, कौन सी लाइन में कॉलेरिज का इनर जॉय जो है उसका लॉस दिख रहा है। आई मे नॉट होप फ्रॉम आउटवर्ड्स फॉर्म्स टू विन, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, द इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार। तो अगर आपको ये तीनों लाइंस पता है तो आप ये पता कर लेंगे। देखिए, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ये मैंने बताया है, माई हार्ट लीव्स ऑफ का है, और द विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ये वेस्ट विंड वाली जो है, हम जो वेस्ट विंड वाली जो पोएम है पीवी शैली की उससे है। और थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये किड्स की है पोएम, उससे रिलेटेड है। और आई मे नॉट होप फ्रॉम आउटवर्ड्स फॉर्म्स टू बी, ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि कॉलेरिज के लॉस ऑफ इनर जॉय डिजेक्शन एंड ओड में दिखाई दिया है। डिजेक्शन एंड ओड इज रिटन इन किस फॉर्म में लिखा है, ब्लैंक वर्स में, इरेगुलर पिंडारिक ओड, या फिर हेरोइक कपलेट, या फिर बेलार्ड स्टैंजा। सही आंसर क्या हो जाएगा, इरेगुलर पिंडारिक ओड या फिर ब्लैंक वर्स, दोनों में बताइए क्या सही होगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इरेगुलर पिंडारिक ओड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इरेगुलर अगर की जगह आप की जगह अगर इंग्लिश होता तो यहाँ पे सही होता है, तो इंग्लिश ओड भी सही होता। इन कुबला खान द एबिसिनियन मेड रिप्रेजेंट, एबिसिनियन मेड का जो कैरेक्टर दिखाई दिया है वो क्या प्रेजेंट कर रही है, पॉलिटिकल पावर, प्योर इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक इंस्पायरेशन, नेचर्स क्रूरिटी, या फिर गॉडेस ऑफ वॉर। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक इंस्पायरेशन। इन डिजेक्शन एंड ओड कॉलेरिज कंट्रास्ट
क्या कंट्रास्ट है इसमें? आउटर ब्यूटी ऑफ नेचर वर्सेस इनर एम्प्टीनेस, लाइफ वर्सेस डेथ, डेथ या फिर पॉलिटिक्स वर्सेस रिलीजन, पास्ट वर्सेस फ्यूचर। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आउटर ब्यूटी ऑफ नेचर वर्सेस इनर एम्प्टीनेस, क्योंकि वो अंदर से दुखी है तो बाहर की ब्यूटी क्या है वो दिखाया इन्होंने, यही चीज है कंट्रास्ट इसमें। द स्ट्रक्चर ऑफ कुबला खान इज, कुबला खान का स्ट्रक्चर क्या है? द टू कंट्रास्टिंग पार्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ Xanadu and poet's reason, three parts nature, politics and religion, four sonnet stanzas, continuous heroic couplet। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। टू कंट्रास्टिंग पार्ट इन माई डिस्क्रिप्शन ऑफ Xanadu एंड पोएट्स रीजन, दोनों को साथ में दिखाया गया है। विच अदर रोमांटिक पोएट इज क्लोजली लिंक टू द बैकग्राउंड ऑफ डिजेक्शन एंड ओड, डिजेक्शन एंड ओड जो ये ओड है इससे कौन से अदर पोएट है जो क्लोजली एसोसिएटेड एंड लिंक्ड है? तो कायरन, शैली, वर्ड्सवर्थ या कीट्स। सही आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ, क्योंकि सारा हटचिंसन जो इनकी वाइफ थी, इनको वो लेटर फॉर्म में इसको सबसे पहले लिख के भेजा था, तो इस वजह से इनसे ये एसोसिएटेड है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो हम पढ़ने वाले पीवी सैनी के ओ टू द वेस्ट विंड से, ओzymandias एंड हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओ टू द वेस्ट विंड वाज कंपोज किया गया थे 1816, 1817, 1818 या फिर 1819। सो होप आपको पता चल गया होगा। सी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 1819। गो टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन किस फॉर्म में, किस फॉर्म में ये लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में, टर्जा रीमा सॉनेट स्टैंजास या फिर हेरोइक कपलेट्स या फिर बैलाड स्टैंजास। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टर्जा रीमा सोनेट स्टैंजास में लिखी गई है और इसमें 5 कैंटोस हैं। इस चीज को ध्यान रखना, कितने कैंटोस हैं? तो 5 कैंटोस हैं इसमें। द क्लोजिंग लाइन ओ टू द वेस्ट विंड इज फेमस, कौन सी क्लोजिंग लाइन है? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, नो। If winter comes, the can spring be far behind? A thing of beauty is joy forever. Poetry is the criticism of life, ये भी नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? If winter comes, can spring be far behind? अगर मतलब बस पतझड़ आ रहा है तो वसंत भी पीछे आता ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन ओ टू द वेस्ट विंड शैली कंपेयर्स हिमसेल्फ टू, यहाँ पे ओ टू द वेस्ट विंड में शैली अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हैं? अ क्लाउड, अ लीफ एंड अ वेव, अ माउंटेन एंड रिवर, अ बर्ड एंड स्टार, अ ट्री एंड सनबीम। सही आंसर क्या हो जाएगा? अ क्लाउड, अ लीफ एंड अ वेव। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ओ टू द वेस्ट विंड, ओ टू द वेस्ट विंड को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, अ रिवोल्यूशनरी, प्रेयर टू नेचर, अ लव लिरिक या फिर अ पास्टोरल एलिजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, रिवोल्यूशनरी प्रेयर टू नेचर। ओzymandias क्या है? ये एक बेलाड है, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट या स्पेंसरियन सोनेट? तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है ओzymandias। नेक्स्ट देखिएगा, द थीम ऑफ ओzymandias इज, क्या थीम है ओzymandias की? लव एंड पैशन या फिर लव एंड पैशन या फिर द ट्रांसाइंस ऑफ ह्यूमन प्राइड एंड पावर या फिर रिलीजन एंड फेथ या फिर नेचर्स हीलिंग पावर। सही आंसर क्या हो जाएगा? द ट्रांसाइंस ऑफ ह्यूमन प्राइड एंड पावर। नेक्स्ट देखिएगा, द फेमस लाइन लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर इज फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है? और टू द वेस्ट विंड से, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी ओzymandias से या फिर एडोनिस पे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओzymandias। तो जो राम से सेकंड है, राम से सेकंड, तो उनके मतलब जो स्टैचू है उस पे ये लाइंस लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, What remains around the statue in Ozymandias? स्टैचू के अराउंड क्या है? ओzymandias में जो स्टैचू है इसके अराउंड आसपास क्या है? अ पैलेस, बाउंडलेस एंड बेयर स्टैंड्स या फिर अ टेम्पल या रिवर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाउंडलेस एंड बेयर स्टैंड्स। Who is Ozymandias historically identified with? किसके साथ एसोसिएट है? कौन सा हिस्टोरिकल फिगर है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, रामसेस सेकंड ऑफ इजिप्ट, जूलियस सीजर या फिर नेपोलियन? सही आंसर क्या हो जाएगा? राम रेमसेस सेकंड ऑफ इजिप्ट। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी वाज रिटन इन, अब लिखी गई थी ये? सो हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है ये लिखा कब था? तो ये लिखा था इन्होंने 1816 में, पब्लिश हुई थी 1817 में। और ये क्या कॉन्टेक्स्ट था? जब ये बायरन के साथ बोट पे सफर कर रहे थे, लॉर्ड बायरन के साथ, किसके कहाँ के लिए? तो जेनेवा, जो लेक जेनेवा है स्विट्जरलैंड के लिए, जब ये सफर कर रहे थे बोट पे तब उन्होंने मतलब ये पोएम लिखी थी। तो इस तरीके से हमारा आंसर बी हो जाएगा। 1816 में ये लिखा था, 1817 में ये पब्लिश हुई थी।
द सेंट्रल थीम ऑफ हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, क्या सेंट्रल थीम है इस पोएम की? पावर ऑफ इमेजिनेशन, द फ्लीटिंग बट एलिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अनसीन स्पिरिचुअल ब्यूटी, प्रेज ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, वर्शिप ऑफ नेचर एज गॉड। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द फ्लीटिंग बट एलिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अनसीन स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो यहाँ पे हिम मतलब भजन, और टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी यानी कि जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, जो आंतरिक ब्यूटी है, हमारी आत्मा की ब्यूटी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में याद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। To in him to intellectual beauty, Shelley describes intellectual beauty as, intellectual beauty को कैसे describe किया है? harsh tyrant, या फिर an unseen power और spirit, a goddess of love, an angel of death। सही आंसर हो जाएगा an unseen power और spirit। नेक्स्ट देखिए, Shelley says in him to intellectual beauty that as a boy he vowed himself to politics, religion, द अनसीन पावर ऑफ ब्यूटी, या फिर साइंस। सही आंसर क्या है? तो यहाँ पे उन्होंने एक लड़के की तरह वो मतलब अपने आप को किसको चाहते हैं, किस चीज को? द अनसीन पावर ऑफ ब्यूटी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच इमेज इज नॉट फ्रॉम ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड से इसमें कौन सी लाइन नहीं है, ये पूछा जा रहा। ड्राइविंग डेड लीव्स लाइक घोस्ट, ये भी है, मतलब पत्तियां ऐसी लग रही घोस्ट की तरह, जैसे घोस्ट की जब आता है तो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है, तो इसी तरीके से जो वेस्ट विंड है वो भी अपने साथ सूखी पत्तियों को, मरी हुई पत्तियों को अपने साथ बहाए ले जा रही है, तो वो एक घोस्ट की तरह लग रही है। तो डिस्ट्रॉयड एंड प्रिजर्वर भी ओड टू द वेस्ट विंड है, यानी कि एक तो वो एक तरफ तो वो डेड पत्तियों को लेके जाती है, साथ ही साथ जो है वो नई पत्तियों के अंकुरण की जगह को भी वो बना के जाती है, तो इस वजह से डिस्ट्रॉयड एंड प्रिजर्वर, यानी बीजों को इधर उधर लेके भी जाती है, इस वजह से डिस्ट्रॉयड एंड प्रिजर्वर दोनों बोला गया है। क्लाउड्स लाइक एंजल ऑफ रेन, या फिर टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, ये ओजिमेंडियस की लाइन है, ये ओजिमेंडियस की लाइन है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा यही होगा क्योंकि रॉन्ग पूछा गया है। बाकी ये तीनों लाइन जो है ये ओ टू द वेस्ट विंड से है। नेक्स्ट देखिएगा, द लाइन डिस्ट्रॉयड एंड प्रिजर्वर रेफर्स टू, किसको रेफर किया गया है ये फ्रेज? द वेस्ट विंड को, द सन को, ओजिमेंडियस को, या फिर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को। सही आंसर हो जाएगा द वेस्ट विंड को, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोथ ओजिमेंडियस एंड ओ टू द वेस्ट विंड डील्स विद, दोनों किससे डील कर रहे हैं? नेचर्स इंडिफरेंस टू मैंस प्राइड, द इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट, चाइल्डहुड इनोसेंस, रिलीजियस सैल्वेशन। सही आंसर हो जाएगा ए, नेचर्स इंडिफरेंस टू मैंस प्राइड। नेक्स्ट देखिएगा, व्हिच पोएम रिफ्लेक्ट्स Sally's youthful rebellion against orthodox religion। सही आंसर हो जाएगा वो टू द वेस्ट विंड, ओजिमेंडियस, टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, या फिर एडोनिस। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओजिमेंडियस हमारा राइट हो जाएगा, जो कि लोगों का एक वो होता नहीं, एक कि हम अपना स्टैचू बना जाएंगे तो हमारे हमको हमेशा याद रखा जाएगा और हमने क्या क्या काम किए गए वो सब याद रखे जाएंगे, तो उसी ऑर्थोडॉक्स पे इन्होंने किया है ये। ओzymandias हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी इन हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज डिस्क्राइब्ड एज, द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी को इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में कैसे डिस्क्राइब किया गया है? अ परमानेंट ब्यूटी, अ fleeting mysterious presence, a natural force like the wind, मिथोलॉजिकल गॉडेस। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लीटिंग मिस्टीरियस प्रेजेंस। ओके, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे जॉन कीट्स की ओड टू द नाइटिंगेल, टू ऑटम, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन्स होमर, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओड टू अ नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड इन, तो इनके 1819 में कलेक्शन आए थे बहुत सारे ओड्स का, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1819। नेक्स्ट देखिए, द ओपनिंग मूड ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल में जो पोएट है उनका ओपनिंग मूड क्या है? जॉयफुल सेलिब्रेशन, ड्राउजी पेन एंड वेरीनेस, पॉलिटिकल एंगर, चाइल्ड लाइक इनोसेंस। सही आंसर क्या हो जाएगा? वो काफी पेन में है और काफी डल फील कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेस कर रहे हैं नाइटिंगेल को के सॉन्ग। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फेड फार अवे, डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, what thou among the least hast never known, here the poet wishes to। तो ये जो लाइंस है ये किस पोएम में है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ओड टू नाइटिंगेल पोएम से ये लाइन है, ओड टू नाइटिंगेल।
ओड टू नाइटिंगेल पोएम से है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि वो मतलब इन सारी प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं, दूर कहीं जाना चाहते हैं, तो escape human suffering with the bird song। ये जो नाइटिंगेल बर्ड गा रही है, उसके उस सॉन्ग को सुनते सुनते वो इन सारी चीजों से भागना चाहते हैं। इन ओड टू नाइटिंगेल कीट्स कंट्रास्ट सिटी एंड कंट्री लाइफ, इमोर्टल सॉन्ग ऑफ बर्ड वर्सेस मोर्टल सफरिंग ऑफ मैन, यूथ एज वर्सेस यंग एज, या फिर रीजन वर्सेस फेथ। सही आंसर हो जाएगा इमोर्टल सॉन्ग ऑफ बर्ड, यानी कभी नहीं खत्म होने वाला, हमेशा जीवित रहने वाला उस बर्ड का सॉन्ग। वो दूसरी तरफ मोर्टल सफरिंग ऑफ मैन, यानी कि जो मैन है उनके मोर्टल सफरिंग, यानी जो कभी खत्म ना होने वाली सफरिंग्स है, उनके बारे में कंट्रास्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, Thou was not born of death, immortal bird, expressive. Kids believe in reincarnation, immortality of art and song, religious immortality, mythological reference। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो thou was not born for death, यानी कि तुम मरने के लिए नहीं पैदा हुई हो, तुम अमर हो, तुम्हारी जीत अमर है। तो ये कह रहे हैं इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट एंड सॉन्ग, यानी कि जो आर्ट है, यानी जो कला है और जो गीत है वो कभी खत्म नहीं होते हैं। टू ऑटम वॉज रिटेन इन, टू ऑटम भी एक सोनेट सेलेक्ट जो इनका ओड का आया था, उसी में 6 ग्रेट ओड्स थे, उसी में ये भी आए थे साथ में, तो ये भी 1819 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टू ऑटम इज स्ट्रक्चर्ड इन, टू ऑटम जो है इसका क्या स्ट्रक्चर है? 3 स्टैंजास ऑफ 11 लाइन्स, या फिर 4 क्वाड्रेंट्स, अ सोनेट फॉर्म, या फिर अ ब्लैंक वर्स। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, 3 स्टैंजास ऑफ 11 लाइन्स में ये लिखी गई है। तो सेंट्रल थीम ऑफ टू ऑटम इज, सेंट्रल थीम क्या है? रोमांटिक लव, पॉलिटिकल लिबर्टी, फुलफिलमेंट, राइटनेस एंड नेचुरल ब्यूटी, इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। सही आंसर क्या हो जाएगा? फुलफिलमेंट, राइटनेस एंड नेचुरल ब्यूटी। सीजन ऑफ ऑटम इन कीट्स ओड इज personified as, जो ऑटम का सीजन है वो कीट की ओर में किस तरीके से पर्सोनिफाई किया गया है? मदर गॉडेस, रीपर क्लीनर एंड साइडर प्रेजर, वॉरियर डिवाइन एंजल। तो रीपर क्लीनर एंड साइडर प्रेजर। सीजन ऑफ मिस्ट एंड येलो फ्रूटफुलनेस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ, किसकी ओपनिंग लाइन है ये? Ode to the Nightingale, या फिर Ode to Autumn, on first looking into Chapman's होगा Ode on Melancholy। सही आंसर क्या हो जाएगा? To Autumn, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज, क्या है ये चैपमैन होमर जो ये वर्क है? ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, तो ये सोनेट है, ओड है, बेलार्ड है, या पैस्टोरल इमेजी है? तो ये एक तरीके की सोनेट है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। द फॉर्म ऑफ ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये इसकी फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में लिखी गई है? पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन, या ब्लैंक वर्स? सही आंसर ए हो जाएगा, पेट्रार्कन सोनेट। द पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर एक्सप्रेसेस, इसमें क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, द थ्रिल ऑफ डिस्कवरिंग होमर थ्रू चैपमैन्स ट्रांसलेशन, अ लैमेंट फॉर मॉर्टेलिटी, या फिर अ सटायर ऑन पोएट्स? सही आंसर हो जाएगा द थ्रिल ऑफ डिस्कवरिंग होमर थ्रू चैपमैन्स ट्रांसलेशन, यानी कि जो किड्स हैं यहाँ पे होमर को पढ़ना चाहते थे, तो लेकिन वो मतलब उस लैंग्वेज को नहीं डिकोड कर पा रहे थे, तो जब चैपमैन ने ट्रांसलेशन किया, तो फिर जब उन्होंने पढ़ा तब उनको काफी ज्यादा मजा आया, तो काफी इन्होंने थ्रिल फील किया। मच हैव आई ट्रैवल्ड इन द रियल्म ऑफ गॉड, गोल्ड refers, much have I traveled in the realms of gold refers to his voyage by ship, इनकी यात्रा जो उन्होंने किया है नाव से, his voyage reading of literature, his journeys in Greece, या फिर the travel to Italy। सही आंसर क्या हो? सो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिज वाइड रीडिंग ऑफ लिटरेचर, रियल्म ऑफ गॉड से इन्होंने रेफर किया है। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियल्म ऑफ गॉड। नेक्स्ट देखिएगा, then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his skin। This is the simile comparing the poet to, यहाँ पे जो poet है वो कंपेयर कर रहे हैं इस लाइन से अपने आप को, तो ये किसके बारे में है? गैलीलियो डिस्कवर्ड मून,
An astronomer committing a great discovery, a sailor reaching America, a chemistry. सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एन एस्ट्रोनॉमर मेकिंग अ ग्रेट डिस्कवरी, यानी जिस तरीके से सितारों को देख के सारे डिस्कवरी कर लेता है आपका भूत भविष्य वर्तमान, तो उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को एस्ट्रोनॉमर से कंपेयर किया है। नेक्स्ट देखिएगा, in the sonnet on first looking into Chapman's Homer, the stout cottage actually refers mistakenly to, यानी कि यहाँ स्टाउट कॉटेज को किसी और नाम से रेफर कर दिया जा था। अब मैं आपको बताऊंगी स्टाउट कॉटेज कौन थे। तो यहाँ पे स्टाउट कॉटेज जो थे वो थे यहाँ पे वास्को ननेस डी बाल्बोआ डिस्कवरिंग द पैसिफिक, जो लैंड है उसको उन्होंने डिस्कवर किया गया था, उनका नाम आना चाहिए था, लेकिन गलती से हरनान कॉर्टेज का नाम आ जाता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टेकनली अगर पूछा जाए तो आप हरनान कॉर्टेज का नाम लेंगे, और अगर पूछा जाए साउथ कॉर्टेज रेफर्स टू तो वास्को नूनेस दी बाल्बोआ डिस्कवरिंग द पैसिफिक लैंड, इनको मतलब आप इनसे रेफर करेंगे। निगेटिव कैपेबिलिटी एसोसिएटेड विद होम, किसके साथ एसोसिएट करता है, तो कीट्स, सैली, होमर या फिर बायरन। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कीट्स से। नेक्स्ट देखिए फ्रैंकेनस्टीन, ये हमारी लास्ट यहाँ पे वर्क है इस रोमांटिक पीरियड से, तो इसको डिस्कस करके हम लेक्चर को एंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकेस्टीन वाज फर्स्ट पब्लिश, इनका पहली बार कब पब्लिश हुई थी, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1818 में, और ये ओनली डेडिकेशन है, किसको डेडिकेट किया है, तो इनके जो फादर है विलियम गॉडविन, इनको इन्होंने डेडिकेट किया है। द फुल टाइटल ऑफ फ्रैंकेनस्टीन इज, फ्रैंकेनस्टीन का फुल टाइटल क्या है, फ्रैंकेनस्टीन अ गॉथिक टेल, या फिर फ्रैंकेनस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथियस, फ्रैंकेनस्टीन द साइंटिस्ट कर्स, या फिर द फ्रैंकेनस्टीन एंड हिज मास्टर। सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकेनस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथियस। नेक्स्ट है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन क्रिएट द क्रिएटर व्हाइल स्टडाइंग, ये कहाँ पे पढ़ता था, तो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन है जिसने क्रिएचर को बनाया था, ये कहाँ पे पढ़ रहा था, ऑक्सफोर्ड में, यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोस्टाड, या फिर कैम्ब्रिज, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोस्टाड, और ये कहाँ पे है, बवारिया में, बवारिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द नरेटर ऑफ द ओपनिंग लेटर इन फ्रैंकेनस्टीन, यहाँ पे कौन नरेटर है, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन द क्रिएचर, या फिर रॉबर्ट वाल्टन, या फिर हेनरी क्लर्वल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वॉल्टन। यहाँ पे फर्स्ट हु इज द नरेटर ऑफ द ओपनिंग लेटर इन फ्रैंकेनस्टीन, तो ये है रॉबर्ट वॉल्टन। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक लेटर यहाँ पे क्यों आया, तो इस वर्क के अंदर, तो यहाँ पे ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है, एपिस्टोलरी नॉवेल है, और एपिस्टोलरी नॉवेल जो है ये डॉक्यूमेंट या लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है। ओके। और आपने सुना होगा एक पेरियोडिकल ऐसे नाम का एक टर्म होता है, तो जिसमें एक जैसे मंथली मैगजीन्स होती हैं और जो वीकली मैगजीन्स होती हैं, तो वो पीरियड पीरियड वाइज वो थोड़ा थोड़ा करके पब्लिश होता है, तो वो पेरियोडिकल एसेज में आता है। नेक्स्ट देखिए, which literary genre is Frankenstein often considered the first major example of, किस चीज का, किस जॉनर का फर्स्ट मेजर एग्जांपल है ये फ्रैंकेनस्टीन, हिस्टोरिकल फिक्शन का, साइंस फिक्शन का, हिस्टोरिकल नॉवेल का, या फिर रोमांटिक कॉमेडी का। सही आंसर हो जाएगा ये साइंस फिक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट मेजर। हु इज किल्ड बाय द क्रिएचर फर्स्ट, क्रिएचर ने सबसे पहले किसको मारा था, 6 नंबर का क्वेश्चन, हु इज किल्ड बाय द क्रिएचर। तो क्रिएटर ने जिसको पहली बार सबसे पहले मारा था वो था यहाँ पे विलियम फ्रैंकेनस्टीन, क्योंकि विक्टर जो फ्रैंकेनस्टीन है जो साइंटिस्ट था यहाँ पे, उसका यंगर ब्रदर है। ओके, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट रिक्वेस्ट डज द क्रिएटर मेक ऑफ विक्टर, तो क्रिएचर जो है उसने मतलब विक्टर से क्या रिक्वेस्ट की थी, टू मेक हिम इमॉर्टल, टू मेक क्रिएट अ फीमेल पैलियन, टू टेक हिम टू इंग्लैंड, टू टीच हिम लिटरेचर, क्या बोला था,
तो उसने जो रिक्वेस्ट की थी वो थी टू क्रिएट अ फीमेल कंपेनियन, क्योंकि उसको अकेला नहीं रहना था, हर कहीं से उसको भगा दिया जाता था, लोग उसको मारने के लिए दौड़ते थे इस वजह से। हाउ डज विक्टर्स वाइफ एलिजाबेथ डाई? तो एलिजाबेथ जो है विक्टर की वाइफ, वो किसकी डेथ कैसी हुई थी? इन चाइल्ड बर्थ, या फिर मर्डर्ड बाय द क्रिएचर ऑन हर वेडिंग नाइट, ऑफ इलनेस, या फिर इन अ फायर एक्सीडेंट? सही आंसर हो जाएगा मर्डर्ड बाय द क्रिएचर ऑन हर वेडिंग नाइट। What happens to the creature at the end of the novel? क्रिएचर के साथ नॉवेल के एंड में क्या होता है? ही रूल्स ओवर ह्यूमंस, ही डिसअपियर इनटू द आर्कटिक, प्लानिंग टू किल हिमसेल्फ, टू ही रिकंसाइल विद विक्टर, वॉल्टन किल्स हिम। सही आंसर हो जाएगा he disappear into the Arctic, planning to kill himself. Which literary movement most influenced Frankenstein? फ्रैंकेनस्टीन से कौन सा लिटरेरी मूवमेंट जो है इन्फ्लुएंस हुआ है? रियलिज्म, रोमांटिज्म एंड गोथिक, या फिर यहाँ पे मॉडर्निज्म, इनलाइटनमेंट, या रेशनलिज्म? रोमांटिज्म एंड गोथिक फिक्शन, ये यहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है रोमांटिक पीरियड को कंप्लीट तरीके से। और जो हमारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे, या हमारे कंपेनियन है हमारे साथ जो पढ़ते हैं यहाँ पे, तो वो क्या है, जिनका पेपर 24 को हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन जिनका 31 को है, तो वो बहुत अच्छे से ये सारे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं एमसीक्यूज वाले, वो जरूर करके जाएं। और साथ ही साथ मैं ये भी एडवाइस करूंगी, जो टीचिंग पेडागोजी जो पूछी गई है, पूरी सेम मैंने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वो 10 वीडियोस में पूरा सिलेबस को फॉलो किया है, उन्हीं से पूछा गया है, तो उनको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको पढ़ के जाइएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।